ओके। पृष्ठ संख्या 165, 165। हाँ, 165। नाड़ी मापन का समय। सामान्यतः रोगी की नाड़ी का मापन प्रातः सायंकाल किया जाता है, परंतु गंभीर रूप से रोगग्रस्त, दुर्घटनाग्रस्त व शल्य क्रम के पश्चात नाड़ी की गति अधिक बार देखने की आवश्यकता होती है। अतः चिकित्सक के निर्देशानुसार व रोग की आवश्यकता अनुसार नाड़ी मापना करना चाहिए। आयुर्वेद शास्त्र में तेल मालिश कराते हुए, सोते हुए, तत्काल भोजन किए हुए, तत्काल स्नान किए हुए, भूख व प्यास से व्यथित, धूप में चलकर आने पर, व्यायाम से थके हुए व्यक्ति की नाड़ी परीक्षा नहीं करनी चाहिए। उसे व्यवस्थित हो जाने के बाद ही परीक्षा करनी चाहिए। जो भाग के आ रहा है, जो उसने एक्सरसाइज की हो, व्यायाम किया हो, खाना खा लिया हो, तो उस समय क्या है कि नाड़ी परीक्षण नहीं करना चाहिए। थोड़ा रुक करके 15-20 मिनट, आधे घंटा रुक करके बाद में नाड़ी परीक्षण करनी चाहिए। नाड़ी मापन में परिचारक का कर्तव्य क्या है भाई, कि व्यायाम के तत्काल पश्चात, मानसिक तनाव की स्थिति में तथा पीड़ादायक उपचार के समय या तत्काल बाद में नाड़ी परीक्षा नहीं करनी चाहिए। ठीक है। रोगी को आरामदायक स्थिति में रखें, हाथों को उपयुक्त आधार प्रदान करें। यदि श्वसन भी ज्ञात करना हो तो हाथों को वक्ष प्रदेश पर टिका कर रखना उचित रहता है। यदि रोगी अत्यंत घबराया हुआ हो तो उसका परीक्षण कुछ समय पश्चात करना चाहिए, जब वह प्रसन्न शांतचित्त हो जाता है। परिचारक को रोगी की धमनियों को जोर से नहीं दबाना चाहिए। ये धमनी है ना, उसको जोर से नहीं दबाना चाहिए, धीरे से। अत्यधिक दबाव के कारण रक्त का संचरण रुक जाता है। परिचारक को नाड़ी संख्या गिनने में अंगूठे का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि अंगूठे में नाड़ी स्पंदन होता है, जिसके कारण नाड़ी की गणना त्रुटिपूर्ण हो सकती है। हमेशा तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, मैंने पहले बताया ना, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका अंगुली का प्रयोग करना चाहिए। हाँ। परिचारक को नाड़ी मापन में रोग व रोगी अवस्था के अनुसार स्थान का चयन करना चाहिए। अंतरंग विभाग में भर्ती नवीन रोगियों के नाड़ी का परीक्षण दोनों हाथों से रेडियल आर्टरी से करनी चाहिए। नाड़ी परीक्षण साधारणतः 1 मिनट तक करना चाहिए। मतलब जो नाड़ी परीक्षण करेंगे ना, तो उसमें 1 मिनट में कर लेना चाहिए। नाड़ी परीक्षण में त्रुटि होने पर पुनः गणना करनी चाहिए। अगर वो त्रुटि कोई हो जाए तो दोबारा फिर देख लो। नाड़ी परीक्षण के बाद नाड़ी संख्या रोगी पत्रक पर तुरंत लिख देना चाहिए। नाड़ी कितनी बार धड़कती है? 72 बार। 1 मिनट में 72 बार धड़कती है। तो आप हाथ लगा करके बताया ना, पहले अंगूठे के नीचे तर्जनी, पहले फिर मध्यमा, फिर अनामिका। श्वसन गति। नासा मार्ग द्वारा वायु को ग्रहण करने की क्रिया को श्वसन क्रिया कहते हैं। यह सजीव प्राणियों की स्वाभाविक क्रिया है, जिसमें श्वसन के द्वारा ऑक्सीजन को भीतर ग्रहण किया जाता है, जिसे अंतर्श्वसन, तथा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना जाता है, जिसे बहिर्श्वसन कहते हैं। इन दोनों क्रियाओं के मध्य के समय से अंतराल कहते हैं। फुफ्फुस के द्वारा रक्त व वायु का आदान प्रदान होता है, जिसे बाह्य श्वसन कहते हैं। रक्त के द्वारा शुद्ध ऑक्सीजन ग्रहित होकर रक्त परिभ्रमण के द्वारा संपूर्ण शरीर में संचारित होता है। वहां ऊतकों द्वारा वायु का आदान प्रदान होता है, उसे आंतरिक श्वसन या ऊतकीय श्वसन कहते हैं। अपन जो सांस लेते हैं ना, वो अपने रक्त के अंदर मिलता है जाकर के। रक्त में मिलने के बाद में ऑक्सीजन तो ग्रहण कर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकाल देते हैं। श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क में स्थित श्वसन केंद्र, जिसे सुषुम्ना शीर्ष कहते हैं, द्वारा होता है। अतः श्वसन क्रिया प्रयास रहित, स्वयं नियमित एवं एक समान तथा आवाज रहित क्रिया है।
श्वसन क्रिया के परीक्षण में चिकित्सक के द्वारा निम्नलिखित बिंदुओं का ज्ञान किया जाता है। श्वसन की दर कितनी है? श्वसन की दर कितनी है? 18 बार बताया ना आपको। हाँ, श्वसन की नियमितता, श्वसन की सुगमता, भाई 1/4 पता है ना आपको। नाड़ी की गति 72 होती है और श्वसन की गति 18 बार होती है, तो 18 चौका 72, 1/4। श्वसन की सुगमता, वक्ष, नासिका, उदर पेशियों की गति, श्वास लेते समय रोगी की स्थिति। श्वसन की गति दर क्या है? मनुष्य 1 मिनट में जितनी बार श्वास लेता है उसे उस व्यक्ति की श्वसन गति या दर कहते हैं। एक पूर्ण श्वसन में अंतर श्वसन और बहिः श्वसन, मतलब अंदर लेना और बाहर निकालना, वह अंतराल आता है। प्रौढ़ व्यक्तियों में सामान्यतः श्वसन की गति 16 से 20, ठीक है, 16 से 20 प्रौढ़ व्यक्ति है। श्वसन द्वारा निम्नलिखित कारणों से प्रभावित होती है। आयु के हिसाब से भी है। जन्म के समय 30 से 40 प्रति मिनट, और प्रथम वर्ष में 26 से 30 मिनट, द्वितीय वर्ष में 20 से 26 मिनट, बाल्यावस्था में 18 से 20 मिनट, और प्रौढ़ावस्था में 16 से 20 मिनट, और वृद्धावस्था में 20 से 24 प्रति मिनट, ठीक है। लिंग, सेक्स, महिलाओं में श्वसन की गति पुरुषों की अपेक्षा अधिक होती है। महिलाओं की श्वसन गति कितनी ज्यादा होती है पुरुष के बजाय। व्यायाम, एक्सरसाइज, किसी भी प्रकार का परिश्रम शरीर के चयापचय की दर को बढ़ा देता है तथा श्वसन को उत्तेजित करता है, जिससे श्वसन की गति व गहराई बढ़ जाती है। आराम व निद्रा के समय यह सामान्य रहती है, ठीक है। भावावेश, आकस्मिक तनाव, भय, क्रोध, शोक, उत्तेजना के समय श्वसन की गति बढ़ जाती है। वायुमंडलीय दाब में परिवर्तन, वायुमंडल में अधिक ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। जैसे पहाड़ी पर चढ़ते हैं ना, तो वहां ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे रक्त में ऑक्सीजन का अवशोषण ठीक प्रकार से नहीं हो पाता तथा ऊतकों के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की पूर्ति हेतु श्वसन क्रिया बढ़ जाती है। सांस तेज तेज चलने लगता है क्योंकि ऑक्सीजन कम मिलती है। जैसे अपने ऊपर चढ़ेंगे कहीं तो अपनी सांस तेज क्यों चलेगी? कि ऑक्सीजन ज्यादा लेनी पड़ती है अपने को। शारीरिक तापक्रम, बॉडी टेम्परेचर में क्या लिखा है कि शारीरिक तापक्रम बढ़ने से श्वसन गति बढ़ जाती है। यदि सामान्य तापक्रम से अधिक तापक्रम हो तो डिग्री तापक्रम के साथ 4 श्वसन प्रति मिनट की दर से श्वसन गति बढ़ जाती है। रोगावस्था में अधिकतर व्याधियों में श्वसन गति बढ़ जाती है। अंतःस्रावी ग्रंथियों की व्याधियों में चयापचय दर अधिक हो जाती है। अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं वो शरीर के अंदर ग्रंथियां हैं, ठीक है, जैसे पिट्यूटरी है, ये इस तरह की जो ग्रंथियां हैं वो व्याधियों में चयापचय की दर बढ़ जाती है, जिसके कारण श्वसन दर भी बढ़ जाती है। कोई भी कारण जिससे फुफ्फुसों की क्रियाशीलता में कमी हो श्वसन गति को बढ़ा देती है। श्वासावरोध में रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे श्वसन की दर व गहराई में वृद्धि हो जाती है। पांडु या रक्ताल्पता एनीमिया में रक्त के आयतन में कमी हो जाती है। हीमोग्लोबिन की कमी मात्रा घट जाती है, जिससे श्वसन दर में वृद्धि हो जाती है। मस्तिष्क जन्य रोग तथा मस्तिष्क के अर्बुद के आदि में श्वसन दर में कमी आ जाती है। औषधियां, कैफीन, एट्रोपिन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड आदि औषधियों का सेवन करने से श्वसन केंद्रों में उत्तेजना होकर श्वसन क्रिया बढ़ जाती है। मान लो जैसे श्वसन क्रिया कम हो जाए ना, तो उसको कैफीन है, एट्रोपिन है, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड है आदि की औषधियों का सेवन करने से श्वसन केंद्रों में उत्तेजना होकर श्वसन क्रिया बढ़ जाती है। अफीम, मादक, प्रशासक एवं शांतिकारक औषधियों के सेवन करने से श्वसन गति में कमी होती है। जो अफीम वगैरह खाते हैं ना लोग, उसकी श्वसन गति कम हो जाती है। श्वसन की नियमितता, स्वस्थ व्यक्ति का श्वसन नियमित रेगुलर होता है तथा इसकी लय रिदम भी सामान्य रहती है, परंतु रोग की गंभीर अवस्था या मृत्यु के पूर्व श्वसन अनियमित तथा लय भी असामान्य होता है। असामान्य श्वसन एबनॉर्मल रेस्पिरेशन निम्नलिखित प्रकार का होता है। मंद श्वसन,
हाँ, जब रोगी की श्वसन दर 10 श्वसन प्रति मिनट के कम हो तो उसे मंद श्वसन कहते हैं। ठीक है, अपने कितनी होती है 18 पर, लेकिन ये 10 पर आ गया तो ये उसे मंद श्वसन कहते हैं। ये था आघातजन्य। आघात का मतलब होता है चोट, भाई कहीं चोट लग जाए और है तो उसकी वो कम हो जाती है। मस्तिष्क रोग है अचेतनावस्था में। तीव्र श्वसन, जब रोगी की श्वसन दर 24 श्वास प्रति मिनट से अधिक हो तो उसे तीव्र श्वसन बहुत श्वसन कहते हैं। जैसे हृदय रोग, तमक श्वास, श्वसनक रोग। ठीक है ना। दमे तमक श्वास किसको कहते हैं? जिस दम उठता है ना लोगों के, उसको तमक श्वास कहते हैं। हृदय रोग, तमक श्वास, श्वसनक ज्वर। श्वसनक ज्वर कहते हैं नमोनिया को। जो नमोनिया होता है उसको श्वसनक ज्वर कहते हैं उसको। अश्वसन एपोनिया, जब रोगी श्वसन पूरी तरह रुक जाता है या सर्वाधिक हो जाता है तो उसे अश्वसन कहते हैं, यथा छिन्न श्वास में। अतिश्वसन, जब रोगी के श्वसन की गहराई में वृद्धि हो जाती है तो उसे अतिश्वसन कहते हैं। ऊर्ध्व श्वसन, जब रोगी लेटकर या सोकर श्वसन क्रिया करने में असुविधा का अनुभव करता है तथा बैठकर या खड़े होकर श्वास लेने में आसानी का अनुभव करता है तो उसे ऊर्ध्व श्वसन या आसीन श्वसन कहते हैं। तथा तमक श्वास का हृदय रोग में है। जिसके हार्ट की डिजीज हो, श्वास की तकलीफ हो, उसको बैठ करके सांस लेता है, वो सोते हुए सांस नहीं ले सकता। ध्वनि युक्त श्वसन, ऐसे रोगियों में जब वायु श्वासों से होकर गुजरती है तो ऊर्ध्व वायु मार्ग के अवरुद्ध होने के कारण श्वसन ध्वनि युक्त हो जाता है तथा स्वर यंत्र शोथ मतात्य में मद आते हैं। मद को मतलब वैसे तो वाइन होती है ना, वाइन के उसके पीने के बाद, हाँ, सौर यंत्र या शोथ या मदात्य में। ठीक है नहीं। कष्ट श्वसन, डिस्पोनिया, जब रोगी कष्टपूर्वक श्वास लेता है तथा श्वसन क्रिया रक्त परिवहन में ऑक्सीजन की कमी या ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी के कारण अधिक परिश्रम से संपादित हो जाती है, हाँ, तो उसे कष्ट श्वसन या श्वासक्रिया कहते हैं, डिस्पोनिया कहते हैं उसको। उरस्तोय, जलोदर रोग में उरस्तोय किसे कहते हैं? फेफड़े के अंदर पानी भर जाना, जलोदर पेट के अंदर पानी भर जाना। हाँ हाँ, कष्ट कष्ट होगा। श्वासावरोध, इस अवस्था में ऑक्सीजन की पर्याप्त पूर्ति के मार्ग में अधिक व्यवधान होने के कारण दम घुटने की स्थिति आ जाती है तो उसे श्वासावरोध कहा जाता है। श्वसन की सुगमता, रोगी को बिना किसी कठिनाई या बाधा के श्वास लेना उसके श्वसन की सुगमता को प्रदर्शित करता है। स्वस्थ व्यक्तियों में श्वास क्रिया आसानी पूर्वक संपन्न होती है, परंतु व्याधि अवस्था में इसमें निम्नलिखित लक्षण मिलते हैं। चीख या खर्राटा, ऊर्ध्व श्वसन वह संस्थान में वायु के अवरोध के कारण एक कठोर कंपन युक्त तथा तीखी ध्वनि सुनाई पड़ती है, इसे चीख या खर्राटा कहते हैं, यथा स्वर यंत्र शोथ में है। ठीक है। खर्राटा कब आता है? जब अवरोध हो, वायु का अवरोध हो जाए, जैसे सांस लेने में या छोड़ने में कठिन दिक्कत होए तो उसको खर्राटे में बदल जाता है, वो आवाज आने लग जाती है। बुद्ध बुद्ध और ध्वनि, बुद्ध बुद्ध ध्वनि क्या है? जब श्वसन मार्ग में श्लेष्मा के कारण बुद्ध बुद्ध या खड़खड़ाहट की आवाज आती है तो उसे बुद्ध बुद्ध ध्वनि कहते हैं। रात में सोते समय कई लोग खड़बड़ 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 करते हैं ना मुंह से, वो बुद्ध 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 करते हैं। खड़खड़ाहट, अधय श्वसन संस्थान यथा श्वसनिया तथा श्वसनिकाओं में आशंकीय अवरोध के कारण उनके पिच के संगीत में सीटी के समान ध्वनि उत्पन्न होती है। कई लोगों ने देखा होगा सोते समय सीटी की सी आवाज निकलती है तो उसे खड़खड़ाहट कहते हैं। तथा श्वास रोग में भी सीटी बजती है। वक्ष, नासिका, उदर। वक्ष क्या किसको कहते हैं? छाती को। हाँ, ये छाती है ना, इसको वक्ष कहते हैं। नासिका और उदर पेशियों की गति श्वसन क्रिया में वक्ष, नासिका व उदर की पेशियां सम्मिलित रूप से कार्य करती है।
स्वस्थावस्था में वक्ष की पेशियों की गतिशीलता स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है, परंतु रुग्णावस्था में नासिका व उदर की पेशियां भी गतिशील हो जाती है। अतः परिचारक व चिकित्सक को श्वसन गति ज्ञात करते समय रोगी के वक्ष, नासिका और उदर पेशियों की गतिशीलता को देखना चाहिए। ठीक है नहीं? श्वसन, श्वास लेते समय रोगी की स्थिति, श्वास लेते समय व्यक्ति की स्थिति सामान्य है, असामान्य, इसका भी ज्ञान करना चाहिए। श्वास गिनने की विधि, और श्वास कैसे गिनते हैं? श्वसन दर गिनने की दो विधियां हैं। रोगी के कपड़ों को उतरवाकर अपने हाथ की घड़ी को उसके वक्ष स्थल प्रदेश पर रखने देने से अब 1 मिनट में जितनी बार वक्ष ऊपर उठे उसकी संख्या को गिनने नोट कर लेते हैं। यही उसकी श्वास संख्या होती है। जैसे मान लो उघाड़ो करके आदमी ने अरबी पर घड़ी धर दियो, वह घड़ी ऊपर नीचे होगी, हाँ, तो उसको नोट कर लो कि कितनी बार ये ऊपर नीचे हुई है, हाँ, 1 मिनट में। रोगी के वक्ष प्रदेश पर दाएं हथेली को रख करके, अब अपनी दाएं हथेली है वो भी रख सकते हो आप, ठीक है। बाएं हाथ पर लगी घड़ी को देखते रहो कि बाएं हाथ पर घड़ी बंध रही है और ऊपर छाती पर हाथ रखा है, तो वो जैसे सांस लेगा तो उसे भी मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। 1 मिनट में हथेली जितनी बार ऊपर आती है वही उस रोगी की श्वास संख्या होती है। श्वास गिनते समय सावधानियां ये रखनी चाहिए। सावधानियां क्या रखनी है? रोगी को आराम की स्थिति में लेटा देना चाहिए। उसकी श्वसन गति ज्ञान करते समय शांतिपूर्वक वक्षस्थल पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए तथा उसे सामान्य श्वसन देने के लिए कहना चाहिए। प्रश्वास के कारण किसी प्रकार का संक्रमण न हो, अतः रोगी को दूसरी तरफ मुख करके श्वसन लेने के लिए निर्देशित करना चाहिए। श्वसन गति ज्ञात करते समय रोगी को शांत, प्रसन्नचित्त व पूर्ण विश्राम की स्थिति में रहना चाहिए। कभी भी भय, क्रोध, तनाव की स्थिति में श्वसन दर ज्ञात नहीं करना चाहिए। रोगी के केवल वक्ष प्रदेश से वस्त्रों को हटाना चाहिए। संपूर्ण शरीर पर ओढ़े गए वस्त्रों को नहीं हटाना चाहिए। श्वसन में परिचारक का कर्तव्य क्या है? चिकित्सालय के सभी कमरे हवादार होने के चाहिए। आवश्यकता अनुसार खिड़की में लगाए गए पौधों को हटा देना चाहिए जिससे शुद्ध व ताजी हवा मिल सके। श्वास कृष्णा के रोगियों में उनके कारण का निर्धारण कर शीघ्र ही उसे दूर करने का उपाय करना चाहिए। कार्य कुशलता पूर्वक संपादन करने पर श्वास कृष्णा के कारण मृत्यु भी हो सकती है। रोगी की श्वास कृष्णा होने पर वह अत्यंत व्याकुल रहता है। उस समय परिचारक को चाहिए कि रोगी के समीप उपस्थित रहकर उचित परिचर्या करें जिससे रोगी का आत्मबल बढ़े। श्वास कृष्णा, श्वास कृष्णा किसको कहते हैं? श्वास कृष्णा तो श्वास कमी आए, श्वास कृष्णा। रोगी में उसे सोने या लेटने में कठिनाई का अनुभव होता है, अतः उसे आराम देने के लिए बेड रेस्ट का प्रयोग करना चाहिए। रोगी का श्वास मार्ग स्राव के कारण अवरुद्ध हो जाता है, अतः कृत्रिम श्वसन के द्वारा उसे आराम पहुंचाना। कृत्रिम श्वसन किसको कहते हैं? नासों वो लगाता है ना हॉस्पिटल के अंदर, वो कृत्रिम सांस होता है, वो ऑक्सीजन। हाँ, यदि रोगी को बार बार खांसी आती है, सपोटम बाहर निकलता है, तो उसे सपोटम उचित मात्रा में इकट्ठा रखने के लिए प्रेरित करना चाहिए। भाप के द्वारा श्वसन व संस्थान में एकत्रित स्फुटम पिघल जाता है। अपन जैसे मान लो किसी के जुकाम हो गया, कफ जम गया, तो उसको भाप देंगे, तो भाप देने से उसको वो हट जाएगा, बाहर आ जाएगा फिर वो। अधिक मात्रा में एक बार भोजन ग्रहण करने में श्वास गति बढ़ जाती है, अतः भोजन कम मात्रा में बार बार देना चाहिए। रक्त भार, ब्लड प्रेशर मापन। हाँ, रक्त परिसंचरण के समय रक्त द्वारा रक्त वाहिनियों पर पड़ने वाले दबाव को रक्त भार, ब्लड प्रेशर कहते हैं। हृदय के संकोच के कारण होने वाला जिसे हृदय प्रकुंचन दबाव, सिस्टोलिक उच्चतम तथा प्रसार के कारण होने वाला दबाव जिसे डिस्टोलिक कहते हैं। निम्नतम दबाव होता है नाड़ी दाब प्लस प्रेशर। हृदय प्रकुंचन दबाव व हृदय स्फारी दबाव के अंतर को कहते हैं। यह बाह्य नीले तथा निकाले गए आयतन को दर्शाता है। यह हार्ट से संबंधित है।
सामान्यतः स्वस्थ व्यक्ति का औसत रक्तचाप कितना होता है? 120 ऊपर का और नीचे का 80। हाँ, ऑफ मरकरी होता है, ठीक है। 150 से अधिक, 90 से कम अधिक क्रंचन दबाव असामान्य तथा 90 से अधिक अर्धस्फारी दबाव असामान्य होता है। असामान्य रूप से अधिक रक्त दबाव की अवस्था को उच्च रक्तचाप कहते हैं, हाई ब्लड प्रेशर, तथा असामान्य रूप से कम रक्तदाब की अवस्था को निम्न रक्तदाब हाइपोटेंशन कहते हैं। रक्तदाब मापन में प्रयुक्त उपकरण कौन कौन से हैं भाई? रक्त दबाव अपने ब्लड प्रेशर नापेंगे तो कौन कौन से हैं? रक्तचाप मापने के लिए प्रयुक्त मानक यंत्र को स्पिग्मोमैनोमीटर कहते हैं। स्पिग्मोमैनोमीटर डीपी इंस्ट्रूमेंट होता है ना, वो होता है। यह दो प्रकार का होता है, पारे वाला मरकुरी और स्प्रिंग वाला एंड्राइड। ये जो घड़ी सी आती है ना आजकल, वो पट्टा सा बांध के वो घड़ी पे होता है, वो तो स्प्रिंग वाला होता है। और जो हॉस्पिटलों के अंदर जो पारे वाला देखा हो आपने बड़ा, वो हाँ, दो तरह के आते हैं। इन दोनों यंत्रों की कार्यविधि समान है, परंतु प्रयोगों के आधार पर यह प्रमाणित हुआ है कि पारा वाला स्पिग्मोमैनोमीटर है ना, स्प्रिंग वाले की अपेक्षा श्रेष्ठ होता है। जो स्प्रिंग वाला है वो तो कई बार स्प्रिंग लूज हो जाए और है तो वो सही नहीं बता पाता है, पारे वाला सही बताता है। स्प्रिंग में तनाव आने के कारण त्रुटि हो सकती है, ठीक है। उपयोगिता के आधार पर स्प्रिंग वाले यंत्र को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जाया जा सकता है। यद्यपि पारा वाला यंत्र श्रेष्ठ है, फिर भी कभी कभी पारे के स्तंभ में न्यून त्रुटि, जीरो एरर हो सकता है। यह भी दो प्रकार का होता है, दो आकार का होता है। एक को चिकित्सक टेबल पर आसानी से रखा जा सकता है तथा दूसरे को स्टैंड की सहायता से स्थिर किया जा सकता है। हॉस्पिटलों में देखा हुआ, एक तो स्टैंड के सहारे खड़ा है, हॉस्पिटल के अंदर देखा हुआ आपने, और एक वो हॉस्पिटल में मतलब जैसे डॉक्टर है उसके टेबल पे पड़ा रहता है। हाँ। संरचना, पारे वाले रक्त भार मापन यंत्र के निम्नलिखित भाग होते हैं। पंप, ये गोल या अंडाकार खोखली रबड़ की रचना होती है जिसके दो सिरे होते हैं। एक सिरा पेंच द्वारा बंद होता है जिसके बीच के एक छिद्र होता है तथा दूसरा सिरा रबड़ की नली के लगा रहता है। जहां एक पेंच होता है जिसे ढीला या कस देने पर हवा निकलती है या रुक जाती है, इस पर द्वारा यंत्र में हवा भरी जाती है। ये नमूना दिखाया गया है, ये पारे वाला है, ये ठीक है ना, जहां हॉस्पिटलों में काम में लेते हैं ना वो। ये है टेबल स्पिग्मोमीटर, हाँ टेबल वाला। रबड़ की नलियां, इस यंत्र में दो रबड़ की नलियां लचीली नलियां होती है जिसकी एक नली पारे के बल व बहुपट, दूसरी नली बहुपट पर पंप को आपस में जोड़ती है। पंप द्वारा वायु भरने पर यह पंप से बहुपट या बहुपट के से पारे के बल्ब में पारे में दबाव डालती है। पारे का बल्ब यह कांच की गोल रचना होती है जिसमें पारा भरा रहता है। नीचे की साइड में देखा हुआ आपने कि एक छोटी सी पारा भरा रहता है उसमें। पारे का बल्ब यह कांच की गोल रचना होती है जिसमें पारा भरा रहता है, जो नीचे की कांच की नली से जुड़ी होती है। यहाँ एक लॉक लगा रहता है जिससे घुमाने पर पारा नली में जा सकता है तथा पुनः ऊपर करने का प्रार्थ नाली में जाना बंद हो जाता है। यह बल्ब ऊपर की तरफ रबर की नली से जुड़ा है। पारे की नली स्टैंड, यह कांच की बनी नली होती है जिसमें वायु के दबाव के कारण पारा ऊपर नीचे करता है। नली के दोनों सिरों पर प्लेट लगे रहते हैं। नली पर मिली रेखाएं अंकित होती है, प्रत्येक रेखा 2 मिलीमीटर प्रदर्शित करती है। प्लेट्स पर इन रेखाओं के सामने अंक लगे रहते हैं। इस कांच की नली के ऊपर से एक पेंच की सहायता से बंद कर रखा है जिसके मध्य एक बारीक छेद होता है। कांच की नली नीचे की तरफ मिलकर पारे के बल्ब से जुड़ी होती है। बाहुपट, यह रबड़ की दोहरी पट्ट की बनी हुई थैली होती है, ठीक है, जिसके बीच में नलियां लगी रहती है। इसके ऊपर कपड़े का कवर होता है। यह कपड़ा पीछे की अपेक्षा आगे की ओर कम चौड़ा होता है जिससे इसे आसानी से रोगी के बाहु पर क्लिप की सहायता से बांधा जा सकता है। इस संपूर्ण रचना को एक धातु के बने हुए बॉक्स में रखा जाता है जिसे केस कहते हैं। ये जो ऊपर वाला दिखाया ना स्टैंड वाला, ये स्टैंड वाला है, ये हॉस्पिटलों में होता है लगभग। हाँ,
अच्छा, स्प्रिंग वाला और पढ़ दो। स्प्रिंग वाले रक्त भार मापन यंत्र, इसे डायल स्पिगमोमीटर भी कहते हैं। इसमें डायल होता है जिसके मध्य में सुई लगी रहती है, जो वायु के दबाव के कारण संचालित होती है। यह पारे के बल्लों व कांच के स्टैंड व नली के स्थान पर लगी रहती है। पंप, नली व बहुपट उसी प्रकार लगे रहते हैं। यह यंत्र अपेक्षाकृत कम वजन वाला तथा छोटा होता है, अतः लाने ले जाने में सुविधा होती है। यह यंत्र पारे वाले रक्त मापक यंत्र की अपेक्षा कम विश्वसनीय है, ज्यादा विश्वसनीय नहीं है, क्योंकि इसमें स्प्रिंग लगी रहती है, इसलिए स्प्रिंग के कड़ा व ढीला होने के कारण मापन में त्रुटि आने की संभावना रहती है। रक्त भार को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारण है। ये रक्त प्रभार को क्या कारण है इसमें कि उम्र के हिसाब से बालकों में वयस्कों की अपेक्षा रक्त भार कम होता है। ठीक है, बालकों में रक्त भार कम होता है, बीपी कम रहती है उसमें। यह 45 से 50 वर्ष की उम्र तक धीरे धीरे बढ़ता है, तत्पश्चात तेजी से बढ़ने लगता है। लिंग, सेक्स, लिंग के अनुसार यौवनावस्था में तक बालक एवं बालिकाओं के रक्त भार में कोई अंतर नहीं रहता। तत्पश्चात रजोनिवृत्ति तक यह पुरुष की अपेक्षा स्त्रियों में कम होता है तथा उसके बाद यह अधिक हो जाता है। शारीरिक बनावट, शारीरिक संगठन के आधार पर स्थूल काय यानी मोटे आदमी है ना, ये मेदवी है, व्यक्तियों का रक्त भार कृष्ण काय पुरुषों की अपेक्षा अधिक होता है। मोटे आदमी का ज्यादा होता है ये ब्लड प्रेशर। यदि वजन कम कर दिया जाए तो रक्त भार